हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं लकी सर, द मेंटा चैनल के फाउंडर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जेईई मेंस के फॉर्म आ चुके हैं, आप लोग फिलअप भी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने फिलअप नहीं किया होगा। तो बच्चों, बहुत सारे आपके पास डाउट्स होंगे कि उसमें दिक्कतें आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जैसा कि आपने द मेंटा चैनल का नाम सुना ही होगा, सर ने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग कराई हुई है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में बच्चों को भेजा हुआ है। और एटलीस्ट हमारे आरएस के स्टूडेंट्स के जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी सजेस्ट मैं सर ही को करता हूँ, और आज तक बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स सर का आया हुआ है। तो हर साल सर कैरियर काउंसलिंग अपने यहाँ करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप जो डीमोटिवेशन आता है या फिर जो भी आपकी कमियाँ रह जाती हैं फॉर्म फिलअप में, या फिर जो एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसा कि आज हम लोग 3-4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें, कल बच्चों सेमिनार होने वाला है। जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं आरएस इंस्टीट्यूट के, कल सभी लोग 1:30 बजे आ जाइएगा 1:30 PM पे। इसका मतलब सैटरडे को, कल बच्चों 16 नवंबर को सभी स्टूडेंट्स को आना। आप लोग अगर किसी अदर कोचिंग में भी हैं, जो भी काकादो में रह रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आप लोग भी आ सकते हो 1:30 PM पे। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये लाइव भी रहने वाला हमारे आरएस इंस्टीट्यूट के चैनल पे, तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। बट कोशिश करिए कि ऑफलाइन आइए, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। कभी कभी ऑनलाइन में प्रॉब्लम भी हो जाती है बेटा, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है सेमिनार, तो ऑफलाइन आइए। तो सर, जैसा कि पहला मेरा पॉइंट है कि जैसा कि सर जेईई मेन का बच्चे फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं सर, इसके साथ बहुत सारे भी फॉर्म आने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं। तो बच्चों को कौन कौन से एग्जाम फॉर्म फिलअप करने चाहिए सर? थैंक यू सर, हमें इन्वाइट करने के लिए। जी सर। और जो भी बच्चे जेईई मेंस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, पिछली बार क्या था, मतलब इस बार ऐसा है जेईई मेंस के एग्ज़ाम में कि आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना है। जनवरी वाले फेज़ के लिए फॉर्म आ चुका है, अप्रैल वाले फेज़ के लिए आपका फॉर्म 31 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना है। अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है तो 22 नवंबर से पहले अपना फिल कर लें। और डेट एक्सटेंड शायद होगी, पर उसके भरोसे नहीं बैठना है, आपको फॉर्म फिल करना है। अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, अगर कहीं किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि जेईई मेंस में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं हो पाएगा जनवरी वाले अटैम्प्ट में, तो अप्रैल वाले में अच्छे से करिए, उसको अच्छे से परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे करिए और अच्छा रैंक सिक्योर करिए। दूसरा चीज़ ये है कि कंपटीशन तो बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार 3 अटैम्प्ट आपके एडवांस के हो गए हैं। इसके अलावा आपके, अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, कल के लाइव में तो डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन क्या हम लोग डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। MSCT का एंट्रेंस एग्जाम बहुत बेस्ट होता है, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है, जिसमें आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, VGTI है, PICT पुणे है, पिंपरी छिंदवाड़ा है, क्यूमेंस कॉलेज है, और DJ सांघवी है, KJ सोमाया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो MSCT के एंट्रेंस एग्जाम से मिलते हैं। ICT मुंबई है। इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि सभी मतलब किसी भी स्टेट का बच्चा दे सकता है। इसमें आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड और बहुत ही कम फीस का इंजीनियरिंग कॉलेज है, सारे बच्चे जानते होंगे। उसके बाद कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है, IIM कोलकाता है, टेक्नो है, बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं। इसके अलावा आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है VIT का, जो आया हुआ है प्राइवेट में, आप उसको भर सकते हैं। SRM का आपका जो है, अगर बजट ठीक ठाक है बच्चे का, तो आप उसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट में आपका अगर बात करें तो इसके अलावा गुजसेट का एग्जाम होता है, पर वो गुजरात के बच्चों के लिए होता है। इसके अलावा TMSET तेलंगाना है, TNE का एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, अन्ना यूनिवर्सिटी है, PSG कोयम्बटूर है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी है, MIT मद्रास है। ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चों को नहीं पता लग पाते हैं समय रहते, और उनके फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। IIIT हैदराबाद में आप जेईई मेंस से जा सकते हैं। इसके अलावा IIIT हैदराबाद UGW के नाम से एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, BTech प्लस MS 5 ईयर रिसर्च कोर्सेज के लिए। एक और बात है IIIT हैदराबाद में कि अगर आपका बोर्ड में 90% है, तो आप IIIT हैदराबाद के अगर पोर्टल को ओपन करेंगे तो बोर्ड के परसेंटेज से भी वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आपका 90 के ऊपर है तो आप बोर्ड से फॉर्म फिल करिए। लगभग 15 सीटें वहाँ पे रिजर्व रहती हैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ऐसे आपका अगर रिसर्च में इंटरेस्ट बच्चों अगर आप रखते हैं, तो रिसर्च के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ISI कोलकाता, मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम होता है, 3 साल का कोर्स है, फीस लगती नहीं है, पढ़ने का पैसा उल्टा गवर्नमेंट दे देती है। नाइजर का एंट्रेंस एग्जाम नेक्स्ट के नाम से होता है, 2 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और नाइजर। उसके बाद आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका, जो कि पहले एडवांस के रैंक से मिल जाते थे। 7 आइजर इस समय हमारे इंडिया में है। डिटेल में बात करेंगे कल के लाइव में, कौन से आइजर किस स्कोर पे किस रैंक पे मिलते हैं। IIT के एग्जाम देने के बाद किस तरीके से आइजर की आप काउंसलिंग करेंगे। रिसर्च कोर्स होता है BSMS 5 ईयर। इसके अलावा आइजर भोपाल की अगर बात करेंगे तो 4 ईयर कोर्स की डिग्री भी वहाँ से आपको मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है। अगर प्राइवेट में बात करें तो आपका कॉमेट के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंट्रेंस एग्जाम होता है, लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चा पेपर देता है हर साल, और लगभग 200 कॉलेजेस के लिए आपका मैसूर है, उसके बाद बैंगलोर है, मैंगलोर है, जितने भी आपके मेजर सिटीज़ हैं आपका कर्नाटक के अंदर, वहाँ के जो आपके मेजर कॉलेज है, MS नवैया है, RB है, उसके बाद आपका दयानंद सागर है, इस ऐसे बहुत सारे BIT बैंगलोर है, इन कॉलेज के लिए कॉमेट के का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये तो रहे आपके मेजर एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा आपका अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि इंजीनियरिंग के अलावा कुछ हट के अगर कोई प्रोफेसर में जाना चाहता है, तो IME-CT का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है मरीन इंजीनियरिंग के लिए। नॉटिकल साइंस में आपका BTech और BSc लोग कराते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, पुणे में है, मुंबई में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। डिटेल में बात करेंगे हम लोग कल लाइव में। तो ये तो रहे सर एंट्रेंस एग्जाम, जो कि अपार्ट फ्रॉम बच्चे को कहीं ना कहीं माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि ये मेरे को फॉर्म फिल करने हैं। सेकंड सर क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों के डाउट्स रहते हैं सर, यहाँ आते हैं स्टूडेंट्स इस समय आ रहे हैं,
जैसा कि सर एडमिशन क्राइटेरिया को लेके हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके हो गया, ये 2 क्वेश्चन बच्चों को ये रहते हैं, तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? एडमिशन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सर बड़ा डाउट है। देखिए एडमिशन क्राइटेरिया अलग है, जो कि आपका NIT, IIT, IIT, GFTI टोटल 121 कॉलेज के लिए जो आपकी जोसा काउंसलिंग होती है, ये होगी आपकी इस बार मई के टाइम पे। तो जो भी आपकी काउंसलिंग चल रही है, ये काउंसलिंग के टाइम पे आपको दिखाना होगा, स्पेशली जोसा काउंसलिंग में 75% आपका बोर्ड में है या नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, कल डिटेल में भी बात कर लेंगे लाइव में, किसी बच्चे का मान लीजिए 65% है। अब वो बच्चा 65% पे मान लीजिए इस डर में है कि मैं क्या फॉर्म भरूं या ना भरूं, और उसने इंप्रूवमेंट भी दे रखा है, तो उसको करना क्या है कि आप अपना उसमें, और आप उसने मान लीजिए 24 में एग्जाम दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि हम उसमें अपेयरिंग भरेंगे क्योंकि हम दोबारा 12th कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना है। एक बार आपका 240310 मतलब कि 2024 में आपने फॉर्म भरा, अगर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है तो आपको अपेयरिंग नहीं भरना, मतलब अपेयरिंग नहीं भरना, आपको पास्ट ही लिखना है वहाँ पे, क्योंकि NTA के पास आपका डेटा है। अब यहाँ पे बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि JEE मेंस के पेपर को देने के लिए आपकी 12th की मार्कशीट का कोई लेना देना है ही नहीं। आप अपना एग्जाम दीजिए, एग्जाम में अगर आपके पास मार्कशीट पुरानी है लगाइए, अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ने JEE मेंस क्वालिफाई, 18 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने JEE मेंस क्वालिफाई किया। IIT मद्रास ने लगभग 1199 पेज की एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ 18 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सर JEE मेंस क्वालिफाई किया, 2.5 लाख में भी पोजीशन बनाई, एडवांस क्वालिफाई किया, काउंसलिंग किया जोसा का, उनको IITs भी मिले, डिफरेंट स्टेट के बच्चे थे। उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया कि भाई हमने इंप्रूवमेंट दे रखा है, हमारे पास पर्टिकुलर एक वैलिड रैंक है, हमें IIT की सीट मिली हुई है, हमें इंप्रूवमेंट के रिजल्ट का मौका दिया जाए वेट करने का। लेकिन कोर्ट ने केस उनका खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया गया वहाँ से, और वो बच्चे IIT नहीं जा पाए। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडवांस को देने का। आप JEE मेंस क्वालिफाई कर लो, आप एडवांस के एग्जाम में देने के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपका 75 नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन जब आप IIT की काउंसलिंग करेंगे, जोसा काउंसलिंग में जाएंगे, तो IIT में जाने के लिए आपको 75 की मार्कशीट वहाँ पर दिखानी होगी। ये तो हो गया आपका एडमिशन क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे? एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी में देखिए क्या होता है, JEE मेंस के एग्जाम को देने के लिए आपका जो है, जो भी उसमें दिया हुआ है, पर्टिकुलर जो बोर्ड के नाम दिए हैं वहाँ से आपने 12th किया हुआ है, 55% भी अगर बच्चों आपका बोर्ड में है तब भी आप JEE मेंस का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग है। अगर मैं 121 कॉलेज को हटा दूँ जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज है, इसके अलावा जितनी भी आपकी काउंसलिंग है, राजस्थान है, UP है, हरियाणा है, MP है, IPU दिल्ली है, जैक दिल्ली है, किसी भी काउंसलिंग में कहीं कहीं पे 60%, कहीं कहीं पे 55%, जैसे कॉमेड की बात कर लेते हैं। अब कॉमेड के एग्जाम में जब फॉर्म निकलेगा तो आपका 45% का क्राइटेरिया मांगा जाएगा, मतलब आपका 45% है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे बहुत सारे JEE मेंस के रैंक से मिलने वाले कॉलेज हैं, मिलने वाली काउंसलिंग्स हैं आपकी, जो आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपका 75 क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता है। तो इस डर से कि मेरा 75% नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा JEE मेंस के लिए, ऐसा इस डर से आप फॉर्म ऐसा ना करिएगा कि फॉर्म फिल करना छोड़ दें। और बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं कि मेरा तो 75 है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग है। एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए 75 दिखाना होगा, एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है उसमें 75 का कोई लेना देना नहीं है। सर जैसा कि आपको पता ही होगा कि JEE मेन का जो है रिजल्ट 12 फरवरी तक आ जाएगा, तो सर उसके बाद बच्चों को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट मतलब जो सेशन आपको अप्रैल में है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसके बाद डिमोटिवेट होने लगते हैं, नहीं मेरा मतलब हुआ ही नहीं, अब क्या करें, और कॉलेज नहीं मिलेगा, अब JEE मेन में नहीं हो पाया, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई से उनका मन ही हट जाए। मैंने देखा है सर, मतलब अभी क्लास में अगर मान लीजिए एक क्लास में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे उस समय 70 या 60% मतलब 40% बच्चा चला गया। अब वो जो 40% बच्चा हार मान गया है, तो उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? पहले फेज का सर रिजल्ट जब बच्चों को आता है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। पर मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, आप तो कोचिंग चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ आपके पास है, तो मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि पहले अटैम्प्ट में किसी बच्चे का 40 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल आया और दूसरे अटैम्प्ट में वो 96 97 तक गया है। तो 3 महीने में कुछ ना कुछ आप मेहनत करके अपनी जो है परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म। दूसरा बैकअप प्लान ये है कि पहला वाला फेज का जब रिजल्ट आएगा आपका 12 फरवरी को, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है जो परसेंटाइल के बिहाफ पर अपने अपने फॉर्म निकालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर मैं IPU दिल्ली की बात करूं तो IPU दिल्ली ने पिछले साल फरवरी में फॉर्म निकाल दिया था, डेट मुझे नहीं याद है लेकिन फरवरी में इनका फॉर्म आ गया था और ये एक्सटेंड होते 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 मई तक गया। तो IPU जो आपका काउंसलिंग होता है दिल्ली का, उसमें आपका USICT है, USAR है, महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं IPU के अंदर जो कि अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, JEE मेंस को कंसिडर करते हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारी काउंसलिंग है, लाइव में बात करेंगे कौन कौन सी काउंसलिंग है जो परसेंटाइल के ब्याह पर अपने फॉर्म निकालने स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको करना ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि JEE मेंस में थोड़ा बहुत इफ एंड बट हो रहा है तो आपको फिर जोसा काउंसलिंग के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपने बैकअप प्लान लेकर के चलने हैं और जो भी काउंसलिंग के उस समय फॉर्म आ रहे होंगे अपनी परसेंटाइल के ब्याह पर उन फॉर्म को आपको फिल करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एंट्रेंस एग्जाम आपके चल रहे होते हैं, पहली बात तो जो मैं अभी बताऊंगा लाइव में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरने हैं बच्चे, उसमें बहुत उल्टे सीधे फॉर्म भर करके आते हैं, जो मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया उसको भर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो एंट्रेंस एग्जाम को बैकअप प्लान में लेकर चलना है। प्लस आपका 12th में परसेंटेज अच्छा
है तो 12th के बिहार पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट काउंसलिंग करके 12th की परसेंटेज की बेस पर एडमिशन दे देते हैं। ये सब चीज़ें आपको करनी है रिजल्ट 1 के बाद, जो आपका फेज 1 का रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये लाइव में डिस्कस हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन और है, जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेज तो हो ही गए, सभी बच्चों ने फॉर्म फिलअप ही कर दिया, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में सर क्या मतलब बोलना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम, प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम। प्राइवेट में देखिए जो नंबर 1 आपका एंट्रेंस एग्जाम है मोस्ट रैपिड, वो तो आपका हो गया बिट सेट, जो कि बिट्स प्लानी है और हर बच्चा उसमें जाना चाहता है। बाकायदा बिट सेट के बहुत सारे क्रैश कोर्स भी चलते हैं, यहाँ पे भी चलते हैं आरएस नोट में, और भी बहुत सारी कोचिंग्स में चलते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जेईई मेंस के अलावा, अब यहाँ पे ये बात नहीं होगी कि कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, उसकी फीस जो है कुछ कॉलेज में मैटर ही नहीं करती। ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, बैंगलोर है, धीरूभाई अंबानी है, एलएमआईटी जयपुर है, या फिर बिट्स प्लानी के जो आपके कैंपस हैं गोवा, हैदराबाद, यहाँ पे फीस मैटर ही नहीं करती। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर फीस का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनका जो आरओआई है वो बहुत बेस्ट रहता है। तो आपको बिट सेट को नंबर 1 पे रखना है मेरे हिसाब से। इंडिया के अंदर अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर प्राइवेट में नंबर 1 एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, तो बिट सेट। उसके बाद अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो वीआईटी वेल्लोर का कैटेगरी 1 बहुत सही आपका रहता है, अगर आपको मेन कैंपस मिल जाता है। एसआरएम के जो मेन कैंपस केटीआर, बड़ा पलानी, रामापुरम बने हुए हैं, उनको भी ऑप्शन में रख सकते हैं, बजट ठीक ठाक है तो। ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में आपका पीसेट बैंगलोर एंट्रेंस एग्जाम कराता है। इसके अलावा आपके प्राइवेट में जो और एंट्रेंस एसएनयू करवा रहा है, अच्छा एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो प्राइवेट में बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने। अगर आपने कॉमेट के फिल कर दिया है, बिट सेट फिल कर दिया है, वीआईटी एसआरएम अगर बजट ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बजट ठीक है तभी भरना है। ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, बाद में कैटेगरी 4, 5 में जाने के लिए आपके पास अगर बजट नहीं बन पा रहा तो फिर दिक्कत होगी। फोकस आपको जेईई मेंस पे करना है, पर बैकअप प्लान के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम प्राइवेट के फिल कर सकते हैं। और पूरी प्रॉपर एक बहुत बड़ी लिस्ट है प्राइवेट की कि कौन कौन से हमें फॉर्म भरने हैं। ज़्यादा नहीं भरने, क्योंकि मोबाइल पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके आएंगे, बहुत सारे फ़ोन कॉल अभी आपके पास आएंगे कि भाई ये वाला फॉर्म भरना। तो बच्चे ने देखा, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं रिजल्ट के बाद जिन्होंने देखा 25-25, 30-30 हज़ार के फॉर्म भर रखे हैं। ऐसा नहीं करना है। सेलेक्टेड आपके एंट्रेंस एग्जाम है, लाइव में बात करेंगे कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। गवर्नमेंट में मैंने आपको बताई दिया। जेईई मेंस के अलावा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं जेईई मेंस तो एडवांस तक पहुंचेंगे। अगर जेईई मेंस में इफ एंड बट कहीं पे ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर WJEE, MSCT। इसके अलावा अपने एंट्रेंस अगर अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं तो गुजरात, तेलंगाना हो गया, TNE हो गया। इसके अलावा IMUCT मैंने बताया नॉटिकल साइंस के लिए, और आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए आपके हो जाते हैं आईएसआई कोलकाता, नाइजर का आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, आइजर का हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है। प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से हमको सेलेक्ट करके शॉर्टलिस्ट करके फॉर्म फिल करने हैं, ये भी हम लोग से डिटेल में लाइव में कल डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जेईई मेंस के रैंक को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे लो रैंक वाले बच्चे किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे। होपलेस नहीं होना है, कॉलेज सबको मिल जाता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत लेंथी नहीं होता है, बस डिफिकल्ट थोड़ा सा रहता है, उसको समझना पड़ता है पहले आपको चीज़ों को आसानी से, और हम लोग बहुत आसानी से उस चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। लगातार मैं पिछले 3 साल से अपने चैनल पे भी सर के साथ भी मैंने कई सारे लाइव किए हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। तो बहुत रणनीति के साथ एक रोड मैप अच्छा बना करके आपको काम करना है, और फोकस लास्ट में वही बोलूँगा कि जेईई मेंस पे करना है, क्योंकि जब जेईई मेंस आपने अच्छे से दे दिया और आपका एक अच्छा परसेंटाइल सिक्योर हो गया तो इंडिया के लगभग 90% अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए सर, मेरा कहना है कल जो भी बच्चों लाइव होने वाला है 1:30 PM पे, ठीक है, और ऑफलाइन तो आप लोग आओगे ही, ऑफलाइन ही आइएगा जितने भी आरएस के स्टूडेंट्स हैं। बेटा ऑफलाइन अगर आओगे उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं तो सभी स्टूडेंट्स कहूँगा कि ऑफलाइन ही आए जितने अपने आरएस के बच्चे हैं, और जो बाहर के भी अदर भी कोचिंग के सभी लोग आके अपना ऑफलाइन भी आ सकते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा आपको कि फॉर्म की पूरी डिटेल हम लोग बात करेंगे। कुछ बच्चों के फॉर्म रह गए वरने किसी का क्या है सर्टिफिकेट रह गया जो आपका देखते होंगे कि ओल्ड है, अभी न्यू नहीं बन पा रहा है, ठीक है, बहुत सारे सर्टिफिकेट हो गए। दूसरी चीज़ क्या है कि कॉलेज किनका फॉर्म फिलअप करना है, सभी कॉलेज के नहीं भरने, जो इंपॉर्टेंट है 3 से 4, बहुत ज़्यादा 5 कॉलेज, इतना आप फिल कर सकते हो। ये नहीं आपने 10-10, 15-15 फॉर्म फिलअप कर दिए सर, बहुत से बच्चे भर देते हैं। बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट कॉलेज के ही फॉर्म आपको भरने हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा टारगेट करेंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे उनका आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ऑफलाइन ही आए। तो कल बच्चों हम लोग मिलते हैं 1:30 PM पे, हम और लकी सर दोनों लोग मिलते हैं। और बच्चों जय हिंद, जय भारत। जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप लिख लीजिएगा और आप आके कल पूछिएगा, ठीक है बच्चों।